तो आपको बता दें कि इज़राइल ने ये एयर स्ट्राइक सीरिया में की है और एयर स्ट्राइक के बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा है कि माहौल जो है वो एक बार फिर से गर्मा गया है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वी.एन. झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले झा साहब, शुरुआत आप ही से करूंगा मैं। सीरिया पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और लगातार जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उसने पूरे विश्व को चिंता में डाला हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीरिया आज के दिन में एक आधुनिक ऐसा जगह है जहाँ पे कि लगभग सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ न कुछ वहाँ पे संगम चल रहा है। हिज़्बुल्लाह का तो आप जानते ही हैं। हिज़्बुल्लाह के अलावे वहाँ की जो इडलिब है, इडलिब एरिया में लगभग पूरे के पूरे सीरिया से जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबको इवैक्यूएट करके वहाँ पे इडलिब में रखा गया है। और इसमें आईसिस के बहुत सारे जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इसमें हैं। हिज़्बुल्लाह तो आप जानते ही हैं, हिज़्बुल्लाह तो इसमें है ही, लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे हैं। हिज़्बुल्लाह को हम लोग अभी कहते थे कि ये शिया का एक कंपोनेंट है, शिया टेररिज्म का। लेकिन वहाँ पे सीरिया में आपको हिज़्बुल्लाह के अलावे आईसिस के इतने सारे कंपोनेंट मिलेंगे, कुछ और भी हैं, जो कि शिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ये जो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं, वहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो कि वहाँ पे लिप्त हैं, वहाँ के टेररिज्म एक्टिविटी में, और उसमें कुछ वेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ओवरऑल देखिए, दमिश्क पे ये जो हमला हुआ है, ये नया हमला, ये अकेला हमला नहीं है इसराइल का। इसराइल बार-बार वहाँ पे अटैक करता रहा है। इसराइल का ऑफ कोर्स इंटरेस्ट एरिया है हिज़्बुल्लाह और उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो अभी जब बहुत सारे जैसे कल ही हैफा में बहुत सारे रॉकेट्स गिरे हुए हैं, जी। तो इन रॉकेट्स में ऐसा भी माना जाता है कि चूंकि दमिश्क लेबनान से काफी सटा हुआ है, तो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं वो दमिश्क में जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहां से भी आए जा सकते हैं। एक चीज आपको मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, खास करके एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कोई रॉकेट अटैक होता है इसराइल पे, तो अगर उस समय में अगर इसराइल का या तो कोई एडवांस एयरक्राफ्ट F-15, F-16 या F-35 एयरबॉर्न होता है, या वहां का ड्रोन एयरबॉर्न होता है, तो जहां से भी ये मिसाइल या रॉकेट्स फायर हुए हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसको वो रिकॉर्ड करके इसराइल को देता है। तो इससे बाद में क्या होता है कि इसराइली एयरक्राफ्ट को उस कोऑर्डिनेट पे, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, एग्जैक्ट लोकेशन, वहां पे बमबारी करने में या यहाँ पे टारगेटेड अटैक करने में सुविधा मिल जाती है। तो जितनी भी बार कोई भी रॉकेट, चाहे लेबनान से फायर हो, चाहे सीरिया से फायर हो, चाहे और कहीं से फायर हो, तो उसके कोऑर्डिनेट जब इसराइल के पास होते हैं तो उसको ध्वस्त करना काफी आसान हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो इसराइल के अटैक हुए हैं, चाहे लेबनान में हो या कहीं और, पोस्ट एक्सप्लोजन जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते हैं, जो वहां के रॉकेट्स, वहां के मिसाइल्स, वो जब फटते हैं तो बहुत बड़ा धमाका वहां पे होता है। तो ये सब जो चीजें वहां पे चल रही हैं, ये खास करके हिजबुल्लाह को ओवर द लास्ट 3 वीक्स हम कह सकते हैं, हिजबुल्लाह के जो स्टोर्स हैं, चाहे उसके रॉकेट्स के हैं, मिसाइल्स के हैं, या उसके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हों, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह की जो मारक क्षमता है, उसका लगभग 50 या 60% जो है आज के दिन में इसराइल ने उसको तबाह कर दिया हुआ है। आने के समय में भी अगर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड लोकलाइज्ड होती है जहां से कि इसराइल के ऊपर में अटैक हो, तो इसराइल उसको भी ध्वस्त करने के लिए काफी सक्षम है। तो मिला जुला के ये जो अभी इसराइल का अटैक हुआ है दमिश्क पे, ये एंटिसिपेटेड था, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। हिजबुल्लाह चूंकि आज के दिन में काफी पस्त है, उसको सब तरह से मार पड़ रही है, तो इसीलिए वो अपने जो जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स है, उसको कहीं न कहीं एकत्र होके वो वहां से काम करना चाहता है। और वहीं पे अभी जो जो इसराइल का अटैक हुआ है, फोकस अटैक या टारगेटेड अटैक जो है वो हुआ है। ठीक।
संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जिस तरीके से अभी झा साहब ने तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई, ये तो हो गई एक बात, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक बच्चे समेत 7 नागरिकों की मौत की खबर है। और जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और तमाम प्रयास यहाँ पर करने के बावजूद ये जो पूरा संघर्ष है उस पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कोई होप यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, अभी इजराइल का जो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हमास को तो इजराइल पतन के कगार पर पहुंचा ही दिया है, लेकिन अब इजराइल का जो फोकस है वो हिजबुल्लाह है और हुती भी इजराइल के निशाने पे है। और ये जो आतंकी जहां कहीं भी इजराइल को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसे टारगेट करेगा। और अभी सीरिया में ये जो हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए ये जो स्ट्राइक की गई है, वो उसी इजराइल के जो आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का ही हिस्सा है। और ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो अभियान है इजराइल का, ये जो युद्ध है आतंकवाद के विरुद्ध, जो कि सबसे बड़ी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो जारी रहेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूंगा कि जो इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं उसमें इस बात को उसे ध्यान में रखना होगा कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, जो कोलेटरल डैमेजेस हैं, वो मिनिमाइज्ड हो। और जो भी इजराइल ऑपरेशन करे वो हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड और प्रिसाइज जो ऑपरेशन होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक मैनर में उसे करना होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि अनेक जो निर्दोष लोग हैं, आम जन है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो लेबनान में हो, या अभी आप सीरिया में जो बता रहे हैं एक बच्चे की मौत हुई है, अन्य 7 लोग भी उसमें और भी उसमें कैजुअलिटी हुई है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हमने ये देखा है कि ये लगातार ये जो निर्दोष लोगों के मारे जाने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, जो कि जाहिर है कि इसको भी एड्रेस करना होगा। जो भी विश्व के इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें उसे जो भी ऑपरेशन वो करता है उसको प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक मैनर में और टारगेटेड तरीके से वो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जाहिर है कि जो मानवीय संकट है उसको लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक चिंता लगातार बनी रहती है। लेकिन इजराइल का जहाँ तक आतंकवाद के विरुद्ध आने वाले समय में जो युद्ध है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक लगातार जारी रहेगा। और संजीव जी, जिस तरीके से आपने ये बात यहाँ पर रखी है, और हम झा साहब से भी पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये संघर्ष है, क्योंकि एक लंबा समय इस संघर्ष को बीत चुका है। भारत की भूमिका की अगर हम बात करें तो लगातार जो विश्व है उसकी नज़र भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत जो है वो इस संघर्ष पर विराम लगा सकता है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से लगातार इजरायली हमले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भैया जब तक मैं अपने सारे दुश्मनों का खात्मा नहीं कर देता तब तक हम रुकने वाले नहीं। और साफ तौर पर देखने को भी यही मिल रहा है। कई कमांडर्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं हिजबुल्लाह के, कई बार अटैक किए जा चुके हैं, उसमें जनहानि भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हुई है। लेकिन जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ से हमले होते हैं, फिर दूसरी तरफ से बैकफायर किया जाता है, लेकिन लगातार जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि जो आतंकवाद की जो चुनौती है, आतंकवाद की चुनौती का जो मुकाबला है वो काइनेटिक एक्शन, फिजिकल एक्शन, मिलिट्री एक्शन उसका एसेंशियल पार्ट है। ये आतंकी जाहिर है कि सभ्य भाषा नहीं समझते हैं, इन्हें हार्ड तरीके से ही डील किया जाना चाहिए। और इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है, और एक ऐसा राष्ट्र जो कि चारों तरफ से शत्रुओं से, एडवर्सरीज से घिरा हुआ है। और ऐसे में उसके ऊपर कोई अगर हमला किया जाता है तो उसको मैसिव तरीके से रिस्पांस करता है, और तभी जाकर के उसका अस्तित्व बचा हुआ है, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकी हमला किया और उसके पीछे की जो गहरी साजिश थी इजराइल को आइसोलेट करने की, उसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इत्यादि को तोड़ने की, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो सोच के आधार पर ये जो हमला किया गया था, उसका जवाब काइनेटिक एक्शन, मिलिट्री एक्शन तो निसंदेह होगा, और वो आने वाले समय में जारी रहेगा। और इजराइल इन आतंकवादी संगठनों के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध दिखाई देता है। लेकिन जहां तक इजराइल और पैलेस्टीन की जो समस्या है उसके समाधान की बात है, तो वो समाधान तभी निकल सकता है कि जब डायलॉग की प्रक्रिया शुरू हो, जब जो है दोनों पक्षों इजराइल और
फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक पे शासन करती है, उनके बीच में कोई नेगोशिएशंस हो, कोई बातचीत की प्रक्रिया आरंभ हो, और जिसका कि वातावरण अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अभी इजराइल का जो फोकस है वो आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करने का है, और ऐसे में जो वहाँ पर अनेक संकट पैदा हो जा रहे हैं, और ईरान जिस तरीके से इन आतंकियों के समर्थन में आकर के जो है बड़ी से बड़ी उसने कार्रवाई कर दी है इजराइल के ऊपर। एक 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला, फिर अप्रैल में ड्रोन्स और अनेक मिसाइल्स का हमला। तो ईरान स्वयं से भी और अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से भी लगातार इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रहा है, जिससे कि एक संवाद के लिए जो वातावरण है वो अभी बन पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और लेकिन वर्तमान समय में जो इजराइल है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उसकी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई है, वो आने वाले समय में जारी रहेगी। लेकिन यदि कोई शांति स्थापित कभी होगी तो उसका आधार संवाद ही हो सकता है, और संवाद के माध्यम से ही ये शांति स्थापित हो सकती है। एक और भी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये जो आतंकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराना चाहते हैं, ये यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में जो युद्ध कराना चाहते हैं, उसमें भी संवाद का बहुत महत्व है। इन आतंकियों के साथ तो संवाद नहीं हो सकता, इनके साथ संवाद करना भी नहीं चाहिए, इनके ऊपर काइनेटिक एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो आपस में जो सभ्यताएं हैं, जो यहूदी मुस्लिम्स हैं, जो इजराइल है, जो अरब राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, यदि वो फिर से शुरू होती है तो ये मेरा ऐसा मानना है कि आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है झा साहब, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, और जिस तरीके के हमले हम इजराइल की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल पर जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल की तरफ से जो बयान सामने आया, उसने कहा कि अब जगह भी हम चुनेंगे, वक्त भी हम चुनेंगे, और इसका करारा जवाब भी यहाँ पर हम देंगे। उसके तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो लगातार कई तरह के हमले हमने देख लिए, एयर स्ट्राइक्स भी लगातार जारी हैं, लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी किए जा रहे हैं। अभी सीरिया में जो ये इजराइल ने हमला किया है वो ईरानी दूतावास के बेहद पास हुआ है। अब क्या माना जाए कि इन एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा हो, और आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को मिले कि जो हम काफ़ी लंबे समय से कयास लगाते जा रहे हैं कि कहीं ये युद्ध जो है, ये जो संघर्ष है, कहीं वो विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। और अगर ऐसा कुछ इजराइल कर देता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में विश्व युद्ध का जो संकट है वो एक बार फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाए। साहिल जी, अभी इस्राएल के आगे में जो प्रत्यक्ष दो चुनौतियां हैं, वो एक तो ये है कि जो ग्राउंड फोर्सेस उसकी साउथ लेबनान में, आजकल के दिनों में साउथ वेस्ट लेबनान में जो एक्शन कर रही है, वहाँ पे ग्राउंड क्रिएट कर रही है, जहाँ पे कि एक कुशन एरिया जो है रिवर के दक्षिण में, उसको एस्टैब्लिश कर सके वो, और वो अपनी फोर्सेस को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सके, जिससे कि छोटे मोटे जो रॉकेट्स के हमले होते रहते हैं शॉर्ट रेंज के, उसको एलिमिनेट किया जा सके। दूसरी ऑब्जेक्टिव इसराइल के लिए अभी ये भी है कि जिस तरह से ईरान ने अभी हमला किया था 181 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग के, इसका तो आंसर इसराइल देगा ही, और उस आंसर को देने के लिए दो प्लेटफॉर्म वो तैयार कर रहा है। एक तो उसने कहा कि जो रिप्लाई होगा वो हम अपने मर्जी से, अपने चुने हुए जगह, टाइम पे, डेट पे हम अपने तरह से देंगे। दूसरा, ये जो क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स या एयरफोर्स अगर इसराइल यूज करती है तो इसको ईरान तक पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर चाहिए होता है। अभी जो फिलहाल वो कॉरिडोर है वो या तो इराक होते हुए जाती है या कहीं और होते हुए जाएगी। अगर कोई एयरक्राफ्ट इराक होते हुए जाएगी तो वो एयरक्राफ्ट के जो सिग्नेचर हैं, वो जो सीरिया में जो स्थित रेडार सेंटर्स हैं उसके पकड़ में आ जाएगा। और इसीलिए आपने लगभग 15 दिन पहले सुना होगा, 10-15 दिन पहले, कि इसराइल ने सीरिया में एक रेडार सेंटर को, जो उनका एयरफोर्स का था, उसको तबाह किया हुआ है। तो ये सब चीजें अभी आप सुनते रहिएगा। और यहाँ पे बात आती है कि कहाँ तक ये चीजें चलेगी। फिर मैं बताता हूँ आपको, हिजबुल्लाह तो टारगेट है ही, इसके अलावे सीरिया में जितने भी रेडार सेंटर्स हैं, खास करके लॉन्ग डिस्टेंस रेडार सेंटर, लॉन्ग रेंज के, उसको भी तबाह करना इसराइल के लिए जरूरी है, अगर उसको अपना मकसद ईरान के अंदर में अगर पूरा करना है। तो ये सब चीजें चलेंगी।
और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि ये रिप्लाई जो है इसराइल का ये ना हो जाए, और जमीनी जो कार्रवाई चल रही है साउथ लेबनान में, ये कंप्लीट ना हो जाए, जो रिवर फ्रंट तक है वहां तक इस जो एरिया है उसको सुरक्षित करने के लिए। तो अभी आप ये देखिएगा, और यहाँ भी बात खत्म नहीं होगी जब इसराइल का क्रेडिबल रिप्लाई होगा ईरान को, रिटेलिएशन, उसके बाद ईरान की क्या रिस्पांस होती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो ईरान ने कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, और इस बात को आपको ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि ईरान ठीक कह रहा हो, क्योंकि लोग जिहादी हैं, ये मर जाएंगे, इनको ये कहेंगे कि हम तो इस्लाम के लिए मरे हैं, हमको वहां पे 72 हुरें मिलेगी, ये मर जाएंगे। लेकिन ये जो एक मानसिकता है, ये कहाँ खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसके लिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस को, ह्यूमन राइट कमीशन को, यूएनएससी को ये खोजना पड़ेगा कि इस तरह की जिहादी एक्टिविटी आप अलाउ नहीं कर सकते हैं आज के सभ्य समाज में, जहां पे कि मानवता जो है वो रिस्क पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा झा साहब आपने कि कदम तो यहाँ पर व्यापक उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो जिस तरीके का नरसंहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके की स्थितियाँ बनती जा रही हैं वो तो और ज़्यादा घातक होती जाएंगी। संजीव जी, जिस तरीके से अभी झा साहब ने कहा कि स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं, ईरान तो उस नीति पर हो सकता है आने वाले समय में आ जाए कि मरो या मारो, या तो वो खुद मर जाएंगे या फिर सामने वाले को मारने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल का जो एक अड़ियल रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसने तो साफ तौर पर कह दिया है जब तक एक भी दुश्मन जिंदा है तब तक वो रुकने वाला नहीं है, इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। और लगातार जो एयर स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं, अब ज़मीनी हमले भी तेज़ होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो वहाँ के रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है वहाँ पर भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। जी जी, देखिए ऐसा है कि ईरान और जो उसके द्वारा जो उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो लगातार इसराइल को निशाना बनाते हैं, इसराइल को टारगेट करते हैं और इसराइल भी उन्हें रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है तो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऐसी सोच पे वो नहीं चलेंगे जिसमें कि वो ये कहें कि हम भले से मर जाएं और दूसरों को भी मार के मर जाएं। ये जो आत्मघाती, जो सुसाइडल, जो फिदाइन वाली जो सोच है, मुझे लगता है कि अभी ईरान के अंदर ऐसी सोच नहीं है, और इस तरीके की सोच ना हो तो ही ईरान के लिए अच्छा होगा। और इस तरीके की जो मानसिकता, इस आत्मघाती मानसिकता के साथ जो भी राष्ट्र, जो भी तंजीमें काम करने की अगर कोशिश करेंगी तो उनका हश्र बहुत ही बुरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके की जो सोच, इस तरीके की जो बर्बर अमानवीय जो सोच और उसके आधार पर किए गए जो कृत्य हैं उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और आप इजराइल का, मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद के विरुद्ध ये जो युद्ध है वो आने वाले समय में जारी रहेगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो आतंकी हैं ये ताकत की भाषा ही समझते हैं और ये ताकत की भाषा के साथ इनसे इजराइल डील कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो राष्ट्र हैं, जो स्टेट एक्टर्स हैं, उनको सद्बुद्धि के साथ काम लेना होगा, विजडम के साथ काम लेना होगा। और वो पूरे एक ईरान की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो ईरान एक बड़ा राष्ट्र है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहाँ पे बड़ी आबादी है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़े उनकी पूरी सोसाइटी है, नेशन है। और उन सारे स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्र के लोगों का, आवाम के हितों का ध्यान में रखते हुए ईरान को विजडम के साथ काम लेना होगा। और जो भी वो जो है इजराइल के संदर्भ में अपनी विचार रखता है उसमें उसको बदलाव लाना होगा और एक संवाद की बात सोचनी होगी। लेकिन इतना मैं अवश्य कह तो रहा हूँ, लेकिन अभी जो संवाद की जो प्रक्रिया है उसकी संभावना शुरू होने की जो है मैं नहीं देखता। और अभी भी जो तनाव है बहुत बड़ा बना हुआ है। आने वाले समय में इजराइल के द्वारा ईरान पर बड़ी कार्रवाई एक्सपेक्टेड है, वो कभी भी किसी समय हो सकती है। और ये जो तनाव है आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूंगा, जो आपने विश्व युद्ध वगैरह का जो प्रश्न पूछा है, मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध में कोई भी राष्ट्र, कोई भी महाशक्ति जाना चाहेगी। विश्व युद्ध मेरा ऐसा मानना है कि उसकी संभावना बेहद कम है, बहुत कम है, क्योंकि जो विश्व युद्ध अगर होता है, कोई तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो वो कब उसमें वो न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा वो कोई नहीं कह सकता।
और कोई भी जो महाशक्ति है, कोई भी नेता है जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो सर्वनाश की स्थिति नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए 1945 में और 2024 में अंतर ये है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज 2024 में अन्य महाशक्तियों के पास भी वेपन्स हैं और उनको डिलीवरी करने के सिस्टम्स हैं, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं। तो ऐसे में कोई भी युद्ध होता है, नाभिकीय युद्ध होता है, तो वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैट जिसकी कहते हैं, मैट की सिचुएशन को जन्म देगा, जिसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तृतीय विश्व युद्ध संभव है। लेकिन जो लिमिटेड वॉर्स हैं, जो सीमित युद्ध हैं, वो होते रहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल की जहां तक आतंकवाद के विरुद्ध उसका जो युद्ध है वो जारी रहेगा। ठीक है झा साहब, कई चीजों को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की है। हिजबुल्ला को लेकर अगर बात की जाए तो हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक कमांडर यहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्ला ऐसा लगता है कि पहले से ही प्लानिंग में है और एक कमांडर ढेर होता है तो दूसरा कमांडर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसमें कौन सी नई बात है? उसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया है, लेकिन आईसिस ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुई। अलकायदा के बहुत सारे लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुई। तो ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कुरान से। इसके दुश्मन हम सब हैं, जितने सारे गैर मुस्लिम, यहाँ तक कि मुस्लिम में भी जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से काफी मतभेद रखते हैं। ठीक है झा साहब, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हाँ, जिहादी अटैक जो है वो चलते रहेंगे, चाहे वो आपस में मरे, आपस में लड़े या दूसरे के साथ में लड़े। ठीक है, चलिए आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा।